बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और इन शॉर्ट इसे कहा जाता है BRS। अब इसकी जरूरत कब पड़ी, कैसे पड़ी? आप लोगों को मालूम है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी है, उसका बैंक के अंदर अपना अकाउंट मौजूद होता है। जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल, तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर रहे होते हैं। अगर मेरा कस्टमर आकर मुझे कोई अमाउंट पे करता है, चेक की फॉर्म में पे करता है, तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट और अपने रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देता हूं। जब भी मैं अपने सप्लायर्स को पे करता हूं चेक की फॉर्म में, तो ऐसी सिचुएशंस में मैं हमेशा अपने सप्लायर्स के अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूं। एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब मैं अपने अकाउंट को क्लोज करता हूं, तो बैलेंस कैरी डाउन से मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे बैंक में मेरा कितना पैसा मौजूद है। उसकी एग्जांपल आप अगर यहां से देखें, ये हमारे पास एक कैश बुक मौजूद है, बैंक अकाउंट समझ लें, या कैश बुक से मुराद बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। वहां पर आप कैश बुक पढ़ते थे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। आपके पास ये कैश बुक किसी भी कॉलम में हो सकती है, लेकिन यहां पर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बैंक के कॉलम से है, तो हम लोग कैश बुक लेंगे, कैश बुक का बैंक का कॉलम उठाएंगे सिर्फ, इसीलिए इसे कैश बुक कहते रहते हैं। कैश बुक है, लेकिन कैश बुक का बैंक का कॉलम। अब हमें पता चल गया हमारे पास ये हमारा ओपनिंग बैलेंस मौजूद था। कस्टमर ए से हमारे पास अमाउंट आई 1.2 मिलियन, कस्टमर बी से अमाउंट आई 1.3 मिलियन। हमने जो पेमेंट्स की वो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर मौजूद है। सप्लायर वाई हमने रेंट पे किया, हमने सप्लायर जी को पेमेंट की, हमने कुछ बैंक चार्जेस पे कर दिए। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ हमें पता चला कि मेरे बैंक अकाउंट में टोटल कितनी अमाउंट मौजूद है, 497,000। मेरे मुताबिक मेरे बैंक अकाउंट में ये अमाउंट मौजूद है। अब अगर आप लोग देखें कि अगर कैश बुक के बैंक के कॉलम का बैलेंस कैरी डाउन अगर आपके पास क्रेडिट साइड पर मौजूद हो, तो ये बेसिकली आपका डेबिट बैलेंस होता है। अगर क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर मौजूद है, तो ये बेसिकली आप लोगों का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस या इसे कहा जाता है पॉजिटिव बैलेंस। डेबिट बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस, और ये करंट एसेट्स के तौर पर जाकर रिकॉर्ड होता रहता है। ये जरूरी नहीं है बैंक अकाउंट के लिए कि उसका बैलेंस कैरी डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पर आए, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ये बैलेंस कैरी डाउन हमारे बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर मौजूद हो। अगर ये डेबिट साइड पर मौजूद हो, तो ऐसे बैलेंस को कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस, या फिर इसे कहा जाता है नेगेटिव बैलेंस, या इसको कहा जाता है एडवर्स बैलेंस। एडवर्स बैलेंस या इसको कहते रहते हैं बैंक ओवरड्रॉ, और ये हमारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनता है। ये बात क्लियर हो गई। और इसका ओपनिंग कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है नेक्स्ट ईयर में। यहां तक की बात क्लियर हो गई। मेरे मुताबिक मेरे बैंक अकाउंट में 497,000 रुपीस मौजूद हैं। क्या ये ठीक है? क्या वाकई इतने पैसे मौजूद हैं? मैं वेरीफाई करवाऊंगा। वेरीफाई किससे करवाऊंगा? बैंक वालों से। मतलब देखिए भाई, अगर मैंने मिस्टर ए से 10,000 रुपए लेने हैं और वो अभी मुझे नहीं दे रहा, एटलीस्ट मैं उसको रिमाइंडर जरूर दूंगा कि मिस्टर ए,
तुमने यार मेरे पैसे देने हैं, कब तक दोगे? वो कहेगा ना इतने अरसे तक। फिर मैं उसे कहूंगा तुम्हें याद है कि तुमने मेरे पैसे देने कितने हैं? उसने कहा हाँ हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हारे 10,000 देने हैं। मुझे इतना पता चल जाएगा कि ठीक है अभी तक दिया नहीं, लेकिन उसे याद है कि देना 10,000 है। लेकिन सपोज वो कह दे कि यार मैंने तुम्हारा 7,000 देना है, मसला आ गया कि भाई 10,000 है, 7 कहां से? तो अब इस मसले को हल करना पड़ेगा कि कौन ठीक कह रहा है, 10 वाला ठीक है या 7 वाला ठीक है। तो जाएंगे हम लोग देखेंगे कि ये इशू क्रिएट क्यों हुआ। अब यहां पर जब हम लोग मौजूद होते हैं कैश बुक में, हमारे मुताबिक हमारा बैलेंस ये है, जरूरी नहीं कि बैंक वालों के मुताबिक भी हमारा बैलेंस यही हो। अब इस चीज का पता हमें चलता रहता है बैंक स्टेटमेंट से। मैं अपने बैंक से कहूंगा मुझे जनवरी के मंथ की स्टेटमेंट दे दो, तो वो मुझे स्टेटमेंट देंगे। कैश बुक मेरा इंटरनल डॉक्यूमेंट है, उसको मैंने मेंटेन किया हुआ है, उसके डेबिट क्रेडिट्स मैंने लिखे हुए हैं। बैंक स्टेटमेंट मेरे लिए मेरा एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, ये बेसिकली बैंक का डॉक्यूमेंट है जो मैं यूज कर रहा हूं। अब बैंक स्टेटमेंट हमेशा रनिंग बैलेंस अकाउंट के तौर पर होती है कि आपके पास एक कॉलम होगा डेट का, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा कॉलम डेबिट का, चौथा कॉलम क्रेडिट का, और पांचवा कॉलम आपके पास आएगा बैलेंस अमाउंट का, कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको आपके बैलेंस का पता चलता रहेगा। लेकिन यहां पर हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बेटा जो अमाउंट आपने अपनी कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखी होगी वो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर होगी, और जो अमाउंट आपने अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखी है वो बैंक स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम में आपको नजर आएगी। क्लियर? रिवर्स चलना होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास एक कस्टमर आए, आपसे गुड्स परचेज करे, तो वो आपको पैसे देगा, तो वो अपने कैश को क्रेडिट करेगा। लेकिन आपने सेम ट्रांजैक्शन में अमाउंट रिसीव की, आप कैश को डेबिट करेंगे। अब बेसिकली जब आप बैंक में अपना पैसा रखते हैं, आपका एसेट है, लेकिन बैंक की तो लायबिलिटी है ना, कि उसने अब आपको वो अमाउंट इन फ्यूचर पे करनी है, तो वो डेबिट नहीं कर सकता, उसको वो क्रेडिट करेगा। ये बात समझ आ गई आप लोग? रिवर्स चलता है बैंक हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर। अब जो मेरा डेबिट बैलेंस होगा ना, मेरा डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का वो क्रेडिट बैलेंस होना है, और जो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है वो मेरा एडवर्स बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब देखें, अक्सर ऐसा होता रहता है, अगर आप लोगों ने अपने पास एसएमएस सर्विस ऑन की हुई और आपका बैंक अकाउंट हो, आप कैश जाकर डिपॉजिट करवाएं 10,000 रुपए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, फौरन आपके पास मैसेज आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ₹10,000। वहां पर एक मर्तबा जिसके पास इंफॉर्मेशन आओ, इंसान हिल जाता है कि यार मैंने तो 10,000 रुपए जमा करवाए हैं, मेरा अकाउंट क्रेडिट क्यों हो गया है? तो वहां पे बैंक ये कह रहा होता है, ये बैंक की तरफ से मैसेज होता है, बैंक ये कह रहा होता है कि हमने आपके अकाउंट को 10,000 रुपए से क्रेडिट किया, आप अपने अकाउंट को 10,000 रुपए से डेबिट कर लो। ओके, अच्छा फिर तसल्ली कब होती है? जब वो कहते हैं योर बैलेंस इज दिस, और वो 10,000 से ज्यादा होता है, फिर हम समझते हैं ओ ये तो डिपॉजिट हुए हैं। इसी तरह से जब आप एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करते हैं 5,000, आपको फौरन मैसेज आता है योर अकाउंट has been debited by ₹5,000। तो खुशी होती है, यार मैंने तो पैसे निकाले और बैंक वालों ने डेबिट कर दिया है। लेकिन जब वो आता है ना रिमेनिंग बैलेंस इज दिस नील, तो फिर पता चलता है कि नहीं, उन्होंने विड्रॉ ही किया है।
वो कहते हैं कि हमने आपको डेबिट किया, कि हमने आपको पे कर दिए 5,000, आप खुद को क्रेडिट करो। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, तो बेटा यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो आपको ट्रांजैक्शंस बताई जा रही हैं वो बैंक के लिहाज से बताई जा रही हैं या आपके लिहाज से बताई जाए, और वहां पे डेबिट क्रेडिट का आपने ख्याल रखना है। तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस बेसिकली आपका डेबिट बैलेंस है। ये बात क्लियर? मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आई, मैंने इसका सबसे एंड पे जाके क्लोजिंग बैलेंस देखा, देखें मुझे क्या क्लोजिंग बैलेंस मिला, कौन सा, और मैं क्या कह रहा था कितना बैलेंस है, डेबिट। तो क्या कोई इश्यू है? अमाउंट सेम, फर्क किस चीज का है? मैं कह रहा हूं मेरा एसेट है, बैंक वाले कह रहे हैं भाई ये हमारे ऊपर तुम्हारी लायबिलिटी है। ऑल क्लियर? किसी किस्म का कोई इशू नहीं। जो चीजें मैंने यहां पर डेबिट साइड पे लिखी हुई बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे मुझे नजर आ गई, और जो अमाउंट्स मैंने अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर लिखी हैं बैंक स्टेटमेंट की, ये मुझे डेबिट कॉलम में नजर आ गई, और साथ साथ वो बैलेंस अमाउंट कर रहे हैं। अब यहां पर देखें ओपनिंग बैलेंस, यहां पर देखें क्या था हमारे पास, डेबिट बैलेंस, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में देखें 300,000, लेकिन अब देखें 1.2 मिलियन आया क्रेडिट कॉलम में, देखें इंक्रीज हो गया है बैलेंस, 1.5 हो गया है, ये माइनस में नहीं चला गया, -900,000, क्या उसने ऐड किया है? क्लियर? और जब वो डेबिट करता है तो आपके बैलेंस को रिड्यूस कर देता है। 600 रखा है, 400 यूज हुआ, बाकी 200 आ गया, 1.3 मिलियन डिपॉजिट हुआ, तो आपके पास 1.5 मिलियन हो गया। ऑल क्लियर? बेटा ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपके कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट बैलेंस के साथ मैच कर जाए, कोई बीआरएस नहीं बनाई जाती। बीआरएस उस टाइम पर बनती है जब इन दोनों बैलेंसेस में क्लैशेस आ जाए। बीआरएस उस टाइम पर बनती है जब इन दोनों बैलेंसेस में क्लैश आ जाए, कि डिफरेंस होते हैं, कि मैंने बैंक से कहा कि भाई मेरे अकाउंट में 4,97,000 रुपए मौजूद हैं, बैंक कहते हैं नहीं भाई तुम्हारे अकाउंट में तो 2.5 लाख रुपए रखा हुआ है। बस फिर पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि यार 240,000 कहाँ गया है, 247,000 कहाँ चला गया है। अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर हमें बैंक ये कह दे कि भैया आपके अकाउंट में 7.5 लाख रुपए रखा हुआ है, तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, इन्वेस्टिगेट तब भी करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बैलेंस ज्यादा है तो हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, कम है या ज्यादा है, अगर मिसमैच कर गया तो आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि इसके रीजंस क्या है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ये रीजंस डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास हो सकती हैं, ये रीजंस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। कुछ रीजंस मेरी अपनी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कि मैंने अपने कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखना था, क्रेडिट साइड पे लिख दिया, क्रेडिट साइड पे लिखना था, डेबिट साइड पे लिख लिया, डेबिट साइड को ओवरस्टेट कर दिया, डेबिट साइड को अंडरस्टेट कर दिया, क्रेडिट साइड को ओवरस्टेट या अंडरस्टेट कर दिया, कोई अमाउंट डेबिट करनी थी मैंने नहीं की, क्रेडिट करनी थी मैंने नहीं की। इस किस्म के बहुत से एरर्स हो सकते हैं जो मेरी अपनी निकली। क्या इसमें बैंक का कोई कसूर है? तब मैं अपने बैलेंसेस कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूं? कैश बुक में। मैं अपनी कैश बुक को ठीक करूंगा, इसमें बीआरएस का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर डिफरेंसेस की रीजंस मैं खुद हूं, मतलब मेरी अपनी मिस्टेक की वजह से ये डिफरेंसेस आए हैं, तो फिर उसको ठीक भी मैं खुद करूंगा, और मैं उसको ठीक अपनी कैश बुक में ही करूंगा। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर? हर वो एरर जो आपने किया है
वो हमेशा कैश बुक में जाके ठीक होगा। और उसके लिए आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे, मतलब आप अपना अनएडजस्टेड बैलेंस वहां से उठाओगे, एक न्यू बुक ओपन करोगे, एडजस्टेड कैश बुक, और आपने अपनी तमाम तर एरर्स को एडजस्टेड कैश बुक में लेकर जाना है। वहां से आपने एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेना है। ये काम हो जाएगा। दूसरा, डिफरेंसेस की रीजन। बैंक की मिस्टेक, बैंक ने डेबिट करना था मिस्टर ए को, कर दिया मुझे। क्रेडिट करना था मिस्टर ए को, कर दिया मुझे डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। डेबिट करना था और नहीं किया, क्रेडिट करना था और नहीं किया। हर किस्म की बैंक का एरर हमेशा बीआरएस के अंदर जाता है, और ये एक न्यू स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों ने बनानी है। तो आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि बीआरएस में जाता क्या कुछ है। बीआरएस के अंदर सबसे पहली चीज बैंक के एरर्स जाएंगे। बैंक ने अगर बाय मिस्टेक आपके अकाउंट को क्या कर दिया होगा, दो चीजें हैं, या तो इंक्रीज कर दिया होगा या डिक्रीज कर, बस आपने यही बात सोचनी है कि इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट बैंक ने आपके अकाउंट को इंक्रीज किया, आपके अकाउंट के बैलेंस को, या डिक्रीज, उसके मुताबिक आप लोगों ने एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ये बात क्लियर हो गई। आपके एरर्स कैश बुक में जाएंगे, बैंक के एरर्स बीआरएस में जाएंगे। कोई एरर हो गया लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये एरर किसकी तरफ से है, तो ये एरर आपका है, तो बैंक इज ऑलवेज करेक्ट। ओके, अगर कोई ऐसा एरर आ जाता है कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के दरमियान, और वहां पर आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये एरर किसकी वजह से है, तो ये एरर आपकी वजह से है। तो आपने उसको आपको ये दोबारा नहीं पूछना कि सर क्वेश्चन में बताया तो नहीं था ना कि ये बैंक का एरर है या हमारा, तो क्वेश्चन साइलेंट। तो बॉस इज ऑलवेज राइट, तो बैंक स्टेटमेंट ठीक, आपकी कैश बुक गलत है, आपने कैश बुक को ठीक करना है, अदरवाइज वो आपको खुद बता देगा। बैंक के एरर्स वो हमेशा बताता रहता है कि ये एरर बैंक की तरफ से हुआ है। ये बात क्लियर? दो रीजन की समझ आ गई आप लोगों को। इसके अलावा एक और रीजन है, और वो है टाइम डिफरेंसेस। रीजन है टाइम डिफरेंसेस। कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस के मिसमैच होने की रीजन, सबसे बड़ी रीजन टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस से क्या मुराद है कि भाई मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने ये कहा कि आप जैसे ही कोई किसी किस्म का कोई चेक रिसीव करते हो अपने कस्टमर से, आप फौरन बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और कस्टमर को क्रेडिट करते हैं। ये बात आपको याद है? अच्छा, आपने चेक रिसीव किया कस्टमर से, और आज सपोज करें 31 जनवरी है, अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट है, जब पर मंथ के हिसाब से बना रहे हैं तो मंथ का लास्ट डे है, और आप लोगों ने शाम को चेक रिसीव किया, आपने अपने बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, चेक आपके अपने पास पड़ा हुआ है, क्या बैंक वाले रात को ख्वाब देखेंगे कि आपके बैलेंस को इंक्रीज करना है? बैंक वाले आपके बैलेंस को कब इंक्रीज करेंगे? जब आप उनको जाकर चेक देंगे कि ये ले भाई ये चेक है और मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दो, क्यों डेबिट तो मैंने किया है ना उस चेक के अगेंस्ट, और आप मेरे अकाउंट को किसके अगेंस्ट? इस चेक के अगेंस्ट। क्लियर बेटा? जब आप दोगे उन्होंने क्रेडिट तो उस टाइम पे करना है। अब आप मुझे बताओ, 5,000 का चेक था, आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, आपके मुताबिक आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हो गया? लेकिन क्या बैंक ने आपको क्रेडिट किया हुआ है? क्यों? क्योंकि अभी तक चेक ही नहीं गया। या हो सकता है आपने चेक तो दे दिया हो, उसी टाइम बैंक का टाइम खत्म हो गया हो। या ऐसा होता रहता है कि अगर चेक किसी दूसरी बैंक का होता है ना,
तो उसको ट्रांसफर होने में 1 दिन लग जाता है, 1 या 2 दिन लगते हैं उसको ट्रांसफर होने में। वो चेक क्लियरेंस के लिए जाता रहता है, क्लियरेंस के बाद आकर वो क्रेडिट होता रहता है। इस टाइम पे अभी तक क्रेडिट ही नहीं हुआ और अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, हमने बैंक स्टेटमेंट मंगवा ली, हम डेबिट कर चुके, लेकिन मुझे वो बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट कॉलम में नजर नहीं आया। ऐसे चेक को कहा जाता है अनक्रेडिटेड चेक। ऐसे चेक को क्या कहते रहते हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स। ये लिखा हुआ है यहां पर, ये देखिए, ये सारी बातें लिखी हुई है। टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस 2 तरह के हैं, उनमें से पहला डिफरेंस अनक्रेडिटेड चेक्स है। ओके होगी बात? अब देखिए भाई, क्या मैंने गलत रिकॉर्ड किया? तो मेरी गलती तो नहीं है, मेरी मिस्टेक तो नहीं है ना। बैंक वालों ने मुझे क्रेडिट नहीं किया, क्या ये बैंक वालों की मिस्टेक है? नहीं, मिस्टेक भाई जब तक उनके पास चेक नहीं जाएगा वो कैसे करेंगे क्रेडिट? या जब तक उनको अगला बंदा ना कहे कि हाँ जी इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट रखी हुई है, वो कैसे मुझे क्रेडिट कर दें? क्या बैंक की कोई मिस्टेक है? देखें, दोनों की मिस्टेक नहीं है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ड्यू टू टाइम। क्लियर? कि भाई जिस चीज को मैंने आज डेबिट किया, उस चेक को बैंक वाले 2 दिन बाद क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा एक ही ट्रांजैक्शन, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, अमाउंट सेम हो सकती हैं, लेकिन डेट्स जरूरी नहीं कि सेम हो। दोनों की डेट्स में डिफरेंस आ सकता है। क्लियर? जो चीज मैं आज डेबिट कर रहा हूं, हो सकता है बैंक वाले मुझे 2 दिन बाद जाके क्रेडिट करें। तो मैंने सिर्फ चेक किया अमाउंट और उसकी डिस्क्रिप्शन को देखना होगा, वहां से मुझे पता चलेगा ये चेक कौन से वाला है। यहाँ तक कोई इशू? अगर हमें कोई चेक मिल जाए और वो मैच्योर ना हुआ हो तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टाइम दें, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे कि सर बस करते हैं, बहुत हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टाइम डिफरेंस है। जरूरी है कि मैं चेक रिसीव करूं, मैं चेक इश्यू भी तो कर सकता हूं। किसको इश्यू करूंगा? कस्टमर्स को? नहीं, सप्लायर्स को। तो जब मैं अपने सप्लायर्स को इश्यू करूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जिस दिन तुमने चेक इश्यू किया, समझ लो कि तुम अपनी लायबिलिटी पे कर चुके हो और आप अपने पेएबल्स को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। मैंने अपने बैंक का बैलेंस डिक्रीज कर दिया उस चेक की अमाउंट से, लेकिन मेरे सप्लायर ने मुझसे चेक लिया और वो वर्ल्ड टूर पे निकल गया। क्या बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे निकालेंगे? उन्हें क्या पता कि भाई मैंने अपने सप्लायर को रात को बैठ के चेक इशू करके दिया है और 5 लाख रुपए का चेक है, जहां से अमाउंट डिडक्ट करनी है। उन्हें क्या पता? वो नहीं करेंगे जब तक उनके पास वो चेक प्रेजेंट ना किया जाए। किस चीज के लिए? पेमेंट के लिए। चेक प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए, तभी जाकर वो पेमेंट करेंगे, वरना कभी भी पेमेंट नहीं होती। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो ये एक ऐसा चेक है जो मैंने इशू किया, तो मैंने अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर उसको रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट मेरे पास आई तो वो चेक मुझे बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर नजर नहीं आया। इसका क्या मतलब? कि वो चेक प्रेजेंट नहीं किया गया फॉर पेमेंट। तो ऐसे चेक को कहा जाता है अनप्रेजेंटेड चेक। अब क्या मैंने गलत किया था उसको क्रेडिट करके जिस दिन मैंने इशू किया? क्या बैंक ने गलत किया कि उन्होंने अभी तक डेबिट नहीं किया होगा? तो मिस्टेक किसी की नहीं है। मतलब ये चीजें हमारी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएंगी, तो ये कहां जाएंगी? बीआरएस के अंदर जाएंगी। तो बीआरएस के अंदर बेसिकली 3 चीजें जाती हैं, वैसे तो 2 के टाइम डिफरेंसेस। अब टाइम डिफरेंसेस में 2 चीजें हैं कि अनप्रेजेंटेड चेक्स बीआरएस में जाएंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स बीआरएस में जाएंगे, और बैंक की मिस्टेक्स बीआरएस में जाएंगे। जबकि हमारी अपनी मिस्टेक्स
ये चौथी रीजन है, ये एडजस्टेड कैश बुक में जाता है। ऑल क्लियर? कोई इशू यहाँ तक? जी। अब पर्पस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, हम फिर रिकॉन्साइल क्यों करेंगे? देखिए भाई, मैंने बैंक वालों से कहा कि मेरे अकाउंट में 497,000 रुपीज है, उन्होंने कहा नहीं ये तो 250 है, क्या मैं रिकॉन्साइल ना करूं? करूंगा मैं। क्यों करूंगा? वो आपको बता रहे हैं कि रिकॉन्साइल करने का पर्पस क्या है। कहते हैं द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एज पर मस्ट बी रिकॉन्साइल्ड। भाई मैंने जितने अमाउंट मैं एसेट्स के तौर पे शो कर रहा हूं, बैंक की भी लायबिलिटी वही होनी चाहिए। क्या कहते हैं? टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ नोन कॉजेज, जितनी वजूहात का हमें पता था, ऑफ डिफरेंसेस हैव बीन रिकॉर्ड, ताकि हमें ये पता चल। देखिए जब इन चारों चीजों को मैं अकाउंट फॉर कर लूंगा, तो फिर ऐसा नहीं है जैसे कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ मैच कर जाएगा। कब मैच करेगा? जब ये पता होगा कि जितनी डिफरेंसेस की रीजंस थी हम उनको रिकॉर्ड कर चुके हैं, उनको करेक्ट कर चुके हैं और उनको रिकॉन्साइल किया जा चुका है, तभी तो बैलेंस मैच कर जाएंगे। और इन केस नहीं मैच करते, बैलेंसेस मैच नहीं करते, तो इसकी रीजन कि मजीद कोई डिफरेंसेस हैं जो अभी तक हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किए, या उनको रिकॉर्ड नहीं किया, या उनको करेक्ट नहीं किया, या उनको रिकॉन्साइल नहीं कर सके। हम मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर क्या कहते हैं? इफ द बैलेंस इज नॉट रिकॉन्साइल्ड इवन आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, it indicates either uncorrected errors or omissions or embezzlement। अब हम लोगों ने देखा कि हम तो तमाम तर एरर्स जो हमारे नॉलेज में थे अकाउंट फॉर कर चुके हैं। इट मींस दैट कि आपका कैशियर आपको धोखा दे चुका है, उसने कोई कैश चोरी कर दिया है और उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अब वो अपने फ्रॉड का रिकॉर्ड तो नहीं रखेगा ना, कि उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। क्लियर? embezzlement which should be investigated। तो ये है आपके पास पर्पसेस ऑफ रिकॉन। तो आपने ये बात याद रखनी है कि टू इंश्योर, आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, which of the following is purpose of reconciliation। तो जो बुक में गिवन हो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो क्या? टू इंश्योर दैट all of known causes of differences have been recorded, corrected and reconciled। क्लियर है ये सारी बात? अब नेक्स्ट बेटा, रिकॉन्साइलिंग द बैलेंसेस, इसको तो हम लोग देख लेते हैं कि इनकी रीजन तुम्हारे पास कौन कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये देखें, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं जिनका पता होना जरूरी है। बीआरएस से पहले हमें उसका पता होना जरूरी है। और इसमें हमारे पास क्या है कि भाई या तो हम लोग कैश रिसीव करेंगे या हम लोग कैश पे करेंगे। कैश रिसीव के लिए भी कुछ ना कुछ रीजंस होंगी, पेमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ रीजंस होंगी। रिसीव कहां से कर सकते हैं? कस्टमर ने आकर मुझे चेक दे दिया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह मेरी कोई इन्वेस्टमेंट थी, उस इन्वेस्टमेंट से इनकम मेरे बैंक अकाउंट में आ रही थी, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, है ना ऐसा? मेरे पास किसी किस्म की कोई अदर इनकम आ गई, मैंने कोई अपना फिक्स एसेट डिस्पोज किया, उसकी सेल प्रोसीड्स इन द फॉर्म ऑफ चेक आ गई। मेरा कोई एक कस्टमर था, उसने मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया पैसे, तभी तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। पेमेंट्स की बात करें, मैं अपने सप्लायर्स को थ्रू चेक पे कर रहा हूं, मैं उनके अकाउंट्स में ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं रेंट पे कर रहा हूं, यूटिलिटीज पे कर रहा हूं, किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस थ्रू बैंकिंग चैनल, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा।
मैंने बैंक चार्जेस पे किए, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था, मैंने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया। ये बातें क्लियर? इसी तरह से अगर मैं कस्टमर से चेक रिसीव करता हूं तो बैंक बैलेंस, लेकिन अगर वो चेक डिसऑनर हो जाए तो मुझे रिवर्सल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिवर्सल, अब देखिए, जब चेक रिसीव करता हूं तो बैंक डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट, और अगर उसके अगेंस्ट मुझे अमाउंट रिसीव ना हो तो फिर तो रिसीवेबल्स डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो बैंक को जाके क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे। ऑल क्लियर? तो यहाँ पर वो बता रहा है there are many different methods by which a business might make payments to suppliers and receive payments from customers. These methods may include, सबसे पहले कैश इज रेडी मनी, मतलब आप कैश की फॉर्म में ले लो उनसे पैसे, या अपने सप्लायर्स को भी कैश की फॉर्म में दे दो जहां पर बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर आप उनको पेमेंट कर सकते हैं अपने सप्लायर्स को, या अपने कस्टमर से रिसीव कर सकते हैं थ्रू चेक। तो जब चेक के थ्रू करेंगे तो बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा। कहते हैं चेक, और ये चेक क्या है? अ चेक इज एन एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हेन यू राइट अ चेक, जब आप लोग लिखते हैं चेक को, आप इशू कर रहे होते हैं, तो आप बेसिकली अपने बैंक को ऑर्डर कर रहे होते हैं कि जिसके पास ये चेक मौजूद है आप उसको पेमेंट कर दो, मेरे अकाउंट से आप उसको इतनी अमाउंट पे कर दो। कहते हैं यू आर एग्रीइंग टू पे अनदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मनी दैट यू ओव देम, आप जो उनके कर्जदार थे, मकरूज थे, एंड यू आर इंस्ट्रक्टिंग योर बैंक टू मेक दैट पेमेंट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता रहता है पे ऑर्डर। पे ऑर्डर होते रहते हैं, बैंक ड्राफ्ट होते रहते हैं, इसी तरह से और बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें कहा जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्हें कहा जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इस किस्म के और बहुत से होते हैं। अब पी ऑर्डर क्या है कि इट इज इशूड बाय द, ये डिफरेंस है पे ऑर्डर और चेक कि चेक आपने इशू करना होता है, पे ऑर्डर बैंक इशू करेगा। आपसे एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। तो बी केयरफुल, आपको थ्योरी में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि दोबारा ना पढ़नी पड़े। पे ऑर्डर इज इशूड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ, जिसने पेमेंट करनी है अपने अकाउंट से, उसके बिहाफ पर बैंक ने इशू करना होता है, स्टेटिंग एन ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। तो पे ऑर्डर के ऊपर मैंने ये नाम बताना होता है कि ये पे ऑर्डर मुझे किसके नाम पर चाहिए, तो बैंक वाले उसी के नाम का पे ऑर्डर, और कितनी अमाउंट का चाहिए तो सेम उसी अमाउंट का बना के देते हैं। तो इस पे ऑर्डर की सेम वही वर्थ होती है जो कैश की है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए मौजूद हो, जितनी वैल्यू से 1,00,000 रुपए की है ना, और उतनी अमाउंट का अगर आपके पास एक पे ऑर्डर मौजूद है, आप इक्वल लेवल पर हैं, तो मतलब आपके पास 1,00,000 रुपया है। क्या अ पे ऑर्डर इज प्री प्रिंटेड विद द वर्ड, और ये जो पे ऑर्डर हमारे पास होता रहता है ये नॉट निगोशिएबल। निगोशिएबल से क्या मुराद होता है? निगोशिएबल से मुराद होता है ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल से क्या मुराद होता है? भाई मेरे पास 1,000 रुपया है, मैं वो 1,000 रुपये मिस्टर ए को दे दूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये 1,000 रुपया मेरा है, राइट? अब वो क्या कहेगा मिस्टर ए कि ये 1,000 रुपया मेरा है, जिसके पास वो 1,000 रुपीज होंगे वही है, वो उसी का है। इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं, बेटा जब चेक आता है ना, सपोज आपके फादर ने एक चेक रिसीव किया 50,000 रुपए का, उसके ऊपर हालांकि नाम लिखा हुआ है आपके वालिद साहब का, लेकिन
बैंक में ना वो अक्सर खुद नहीं जाते, वो कहते हैं बेटा ये लो ये चेक है, बैंक चले जाओ, ये पैसे निकलवा के ले आना। जब आप जाते हो ना, हालांकि आपके वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है, बैंक वाले आपको पे कर देते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मुराद होता है कि उस टाइम वो इंस्ट्रूमेंट जिसके पास हो वही उसका मालिक है और उसी को पेमेंट कर। निगोशिएबल से ये मुराद है। अच्छा, अब क्या होता है, यहां पर इनसिक्योरिटी है कि सपोज के वो चेक आपके वालिद साहब से कहीं गिर जाता, जिसको भी मिलता वो फौरन बैंक में जाता पैसे निकलवा। तो इस चीज को सिक्योर, उसमें बैंक वालों का कोई कसूर नहीं है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट था ही निगोशिएबल। आप उसकी निगोशिएबिलिटी को स्टॉप करो, आप उसके ऊपर लिख दो नॉट निगोशिएबल। आप उसको क्रॉस चेक, अक्सर आपने सुना होगा क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब होता है जिसका नाम मेंशन है सिर्फ उसी को पेमेंट होती है, उसके बेटे को भी पेमेंट नहीं होने वाली, अब वो खुद जाएगा और कैश में नहीं होती, अकाउंट में ट्रांसफर होती है। अब ये सिक्योरिटी लग गई है इसके ऊपर। सपोज के चेक गिर भी जाए, नाम मेंशन नहीं था लेकिन ये मेंशन था कि भाई अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, एटलीस्ट पता चल जाएगा किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पहले वाला चेक होता जो कि निगोशिएबल था और कैश में पेमेंट हो गई, क्या पता कौन लेके गया है। राइट। तो पे ऑर्डर के ऊपर बेटा अपनी पेमेंट्स को सिक्योर किया जाता है। किस तरह से कि इसके ऊपर वर्ड नॉट निगोशिएबल प्रिंट होता है कि भाई जिसका बस नाम अब लिखा जा चुका है सिर्फ उसी ने अमाउंट रिसीव करनी है, उसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। और वो भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर होती है, उसको कैश में नहीं दी जाती। हाँ, वो अपने अकाउंट से निकलवा ले लेकिन पहले ट्रांसफर उसके अकाउंट में होगी। ऑल क्लियर? नेक्स्ट कहते देयर इज नो चांस ऑफ डिसऑनरिंग एज the amount is prepaid once issue pay order is valid for certain period। अच्छा, अब ये बात आपको समझाऊं। देखिए भाई, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है आपको नहीं मालूम, ये बात क्लियर? अगर मेरा अकाउंट नील हो, मैंने मिस्टर ए के देने हैं पैसे और वो मुझे तंग कर रहा है, मैंने 20,000 रुपये उसके देने, मेरे पास आया, मेरे साथ कुछ लोग बैठे हो गए थे, अब मैं उसे ये नहीं कह सकता था कि यार मेरे तो अकाउंट में 20,000 रुपये भी नहीं है, मेरी इंसल्ट हो जानी थी। मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉ में से चेक बुक निकाली, उसके मैंने कहा यार कैश नहीं रखा हुआ, तुम ऐसा करो ये चेक लो 20,000 रुपये का बैंक से निकलवा देना। क्या कि यार अभी तो जाए, अभी तो यहाँ से जाए ना। अच्छा, फिर क्या है, ये भी हो सकता है कि मैं उसे कहूँ कि भाई आज 10th डेट है, तुम ऐसा करो 12th को बैंक से जाके निकलवा लेना। जब तक उसके बाद चेक रहेगा एटलीस्ट वो ये सोचेगा जैसे उसे पेमेंट हो चुकी है, मेरे 2 दिन तो सुकून से गुजरेंगे ना। पाकिस्तानी यही सोचते हैं और पाकिस्तानी ऐसा ही करते हैं। अब क्या, अक्सर बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स की चेक बुक्स मौजूद हैं, इवन के उन बैंक्स में उन्होंने एक मरतबा अकाउंट ओपन करवाया, चेक बुक ली, कोई ट्रांजैक्शन नहीं की और उनके अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। तुम लोगों को क्या पता कि इस बैंक में उसका अकाउंट क्लोज है, ओपन है, पैसे हैं, नहीं है। तो इसीलिए जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करो किसी से चेक ना रिसीव करना। ओके, चेक ना रिसीव करना। अक्सर लोग चेक लेने से भी आपसे मना कर देते हैं, क्यों? सिक्योर नहीं होता। क्या कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे थे नहीं, मैंने 20,000 रुपए का चेक बना के दे दिया और मैं सुकून से बैठ गया हूं। अब जब वो जाके प्रेजेंट करेगा और बैंक वाले से कहेंगे भाई इनसफिशिएंट फंड, इसमें तो पैसे ही नहीं है, अब वो रोता हुआ मेरे पास आएगा, लेकिन 2 दिन तो मैंने सुकून से गुजार लिया है ना। अब मैं उसे कहूंगा असल में यार कल तक रखे हुए थे, ये आज सुबह ये पेमेंट हो गई या तुम लेट गए हो। ओके, और उसको ड्रॉ में से उठा के 20,000 रुपये दे दूंगा। चेक तो डिसऑनर हो गया है ना।
कहते हैं कि चेक डिसऑनर हो जाता है, पे ऑर्डर कभी डिसऑनर नहीं होता। बैंक वालों ने पे ऑर्डर बनाना ही उसी टाइम पर है जब आप उनको पेमेंट कर देंगे, जब वो आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर लेंगे। हमने कहेंगे ना कि यार 50,000 रुपए का मिस्टर ए के अगेंस्ट मुझे पे ऑर्डर बना कर दो, वो या तो मुझे कैश में 50,000 रुपए ले लेंगे अगर मेरे अकाउंट में नहीं है तो, या मैं उनके उसके साथ एक अपना चेक 50,000 रुपए का उनको दूंगा कि भाई मेरे अकाउंट से निकाल लो। अब वो मेरे अकाउंट में से 50,000 रुपए निकाल कर अपने पास अमानत के तौर पर रखेंगे। अपने पास अमानत के तौर पर रखेंगे और वो 50,000 रुपए उसी के हैं जिसके नाम का पे ऑर्डर बन रहा है। अब जब वो प्रेजेंट करेगा अपना पे ऑर्डर, बैंक वाले उठा के उसको दे देंगे और कंफर्म है पेमेंट हो जाती है। क्लियर है ये बात? इसलिए डिसऑनर नहीं हो। फिर बेटा ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आज बनाया और मेरी नस्लें आके उसको प्रेजेंट करो और पेमेंट ले जाए, ऐसा नहीं है। इसका ना एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। जैसे अगर चेक की बात करें तो इसका 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है कि अगर आप इसे 1 जनवरी को इशू करते हो तो 30 जून तक आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो फॉर पेमेंट, ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर आप 1 जुलाई को चले गए, मेरे अकाउंट में पैसे मौजूद भी हुए, बैंक वाले आपको पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो चेक एक्सपायर हो चुका है। ये बात क्लियर हो गई? तो इसीलिए टाइम पे अक्सर आपने देखा होगा कि सपोज चेक के ऊपर डेट मेंशन है 10 जनवरी, वो कहती हैं ओहो यार आज तो चेक डिपॉजिट करवाना था, हमने नहीं करवाया, 11th हो गई, हम 10th को 11 कर रहे होते हैं। नहीं होती भाई जरूरत। 10 जनवरी उसकी मैच्योरिटी डेट है कि आप 9th को प्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, कि वो मैच्योर नहीं हुआ, 10th को मैच्योर हो चुका है। मैच्योरिटी डेट से नेक्स्ट 180 डेज तक आप उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसकी डेट वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी अगर आप चेक के ऊपर ओवर राइटिंग करें, कटिंग करें, चेक नॉट एक्सेप्टेबल, उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं होगी। तो ऐसा कोई चेक कभी भी आपने एक्सेप्ट नहीं करना जिसपे ओवर राइटिंग हो, कटिंग। क्लियर? बैंक वाले उसके अगेंस्ट कभी भी पेमेंट नहीं करेंगे, चाहे बैंक में पैसा रखा ही क्यों ना हो। उसके लिए वो दोबारा से साइन लेते हैं उसकी फेस के ऊपर। ओके हो गई ये बात? नेक्स्ट आता है बैंक ट्रांसफर। जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट बैंक टू बैंक, मतलब मैं इधर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से बैंक की ऐप से किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। तो बैंक ट्रांसफर एन अमाउंट ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंक अकाउंट होल्डर्स अकाउंट टू द बैंक अकाउंट ऑफ एन अदर पार्टी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ। भाई मेरे किसी ने पैसे देने थे, मैंने उसे कहा कि भाई मुझे चेक नहीं चाहिए, ये लो मेरा अकाउंट नंबर जल्दी से ट्रांसफर करो। क्या मैंने चेक लिया? लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसी तरह मैंने किसी को पैसे देने थे तो उसने कहा भाई चेक रहने दो, तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो ऑनलाइन ट्रांसफर भी होता है, या तो आप पे करेंगे या आप रिसीव करेंगे। फिर कहते हैं क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड। भाई इनके अगेंस्ट भी या तो आपका बैलेंस कम हो रहा होता है और कम ही हो रहा होता है। ओके, इन दोनों कार्ड का बैलेंस आपका कम हो रहा होता है। क्या आप विथड्रॉ करने के लिए इनको यूज करते हैं? भाई ये जो डेबिट कार्ड है ना, ये हम सब रखते हैं। जब ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अपने चेक बुक का सिस्टम खत्म होता जा रहा है। हम लोग ट्रांजैक्शन के लिए पैसे अगर हम लोगों ने अपने विथड्रॉ करवाने हो तो हम चेक नहीं लेकर जाएंगे, हम एटीएम मशीन पर जाएंगे, डेबिट कार्ड देंगे उसको, एटीएम कार्ड, और कैश विथड्रॉ कर लेंगे। और अब तो डिपॉजिट के लिए भी हम लोग इसी तरह से ही करते हैं कि डिपॉजिट मशीन, उसके जरिए हम लोग कैश डिपॉजिट भी करवा सकते हैं।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो क्या होता है? डेबिट कार्ड से मुराद जितना पैसा आपके अकाउंट में मौजूद है आप सिर्फ उतना यूटिलाइज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से मुराद मेरे अकाउंट में रखा हुआ है 50,000 रुपए, मैं मैक्सिमम 50,000 रुपए तक शॉपिंग कर सकता हूं या अपने एटीएम मशीन से अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। हम सबके पास डेबिट कार्ड होते हैं। क्लियर हो गई बात? क्रेडिट कार्ड हर कोई नहीं अफोर्ड करता, ज्यादातर बिजनेसमैन लोगों के पास होते हैं या जिनके अच्छे खासे बिजनेस उन। क्रेडिट कार्ड क्या होता रहता है? क्रेडिट कार्ड बेसिकली बैंक की तरफ से एक फैसिलिटी होती है। बैंक की तरफ से एक लोन फैसिलिटी होती है आपको। क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिफरेंट लिमिट्स होती हैं, वो आपके बिजनेस आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा लिमिट होगी उतने चार्जेस भी ज्यादा देने पड़ते हैं बैंक को। अब क्या होता है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है लेकिन मैंने एक क्रेडिट कार्ड इश्यू करवाया हुआ है बैंक से और उसने मुझे 2 लाख रुपए तक की लिमिट दी हुई है। क्या पर मंथ 2 लाख रुपए तक का लोन हमसे ले सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उससे शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कैश भी इतना विड्रॉ कर सकते हैं। ये बात क्लियर? मेरा अपना पैसा नहीं है, बैंक वाले मुझे फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये क्रेडिट कार्ड है, समझ लो। डेबिट मतलब एसेट, मेरा अपना पैसा और मैं यूज करूंगा। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, बैंक का पैसा जो मैं यूज करूंगा। तो क्रेडिट कार्ड से जो हमारे पास बैलेंस आता है ना, क्रेडिट बैलेंस, ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। और ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर करंट लायबिलिटी के तौर पर शो होता है। अब क्या होता है, जरूरी नहीं कि मैं 2 लाख रुपए ही हर महीने विड्रॉ करता रहूं, जरूरी नहीं। ये होती है इमरजेंसी केसेस के लिए, कि अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा तो कहीं से लोन लेने की जरूरत ही नहीं है, बैंक से ही ले लें। सिर्फ फर्क क्या होता है कि अगर मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी, मैं 50,000 रुपए ले लूंगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ मैं 50,000 प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो पे करूंगा। ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होती है। ये बात क्लियर? ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आपके पास बिजली का बिल आता है। वापडा वाले क्या आपसे एडवांस में पैसे ले लेते हैं? कहते हैं भाई फैसिलिटी है, जो सुकून से यूज करें, एसी लगा के बैठें, जो मर्जी करना है करें। मंथ के एंड पर वो बिल भेज देते हैं, जनाब आपने प्रीवियस मंथ इतने यूनिट यूज किए थे और इसका टोटल बिल आपका बस ये 10,000 रुपये बनता है और जल्दी से हमें पे कर दें। इस डेट तक कर देंगे तो 10,000 रुपये है, और अगर इसके बाद जाएंगे तो आप 12,500 रुपये पे करें। है ना ऐसा इंटरेस्ट डिले पेमेंट्स के लिए? यही काम क्रेडिट कार्ड पे होता है कि अगर आप लोन की अमाउंट के विद इन 40 डेज पेमेंट कर देते हैं तो नो इंटरेस्ट, फिर आप सेम अमाउंट पे करेंगे। और अगर आप डिले करते हैं तो पर डे उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा होता है, फिर आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं। तो आपको बता दिया जाता है कि आपने जो प्रीवियस मंथ में एक्सपेंसेस किए हैं वो कमिंग मंथ की 10th तक पे कर देने हैं। अगर आप 10th तक पे कर देते हैं तो आप कोई इंटरेस्ट नहीं पे करोगे, फिर आप अपनी सेम अमाउंट पे करते हैं। ओके हो गई बात? डेबिट क्रेडिट कार्ड समझ आ गए? बेसिकली बैंक से रेलिवेंट था तो इसलिए उसने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है आपको। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स। ऊपर बैंक ट्रांसफर थे, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट्स आ गई। मेनी मॉडर्न बिजनेसेस में एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स। अब जैसे आई कैप के ऑफिस में जाके जब पेमेंट करते हो ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हो, जितनी भी आपकी रजिस्ट्रेशन फी है, कुछ भी एग्जामिनेशन फी है, एग्जामिशन फी है, कुछ भी है, आप उनके अकाउंट्स में ऑनलाइन पे कर रहे। वो कैश के साथ डील नहीं करते, वो हमेशा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू चलती है। ऑनलाइन पेमेंट्स फॉर सेल ऑफ गुड्स
and provision for services. Payment is often received through the use of credit card and debit in the usual way or through the action of a third. For example, PayPal. जैसे हमारे पास PayPal से हमारा जैज़ कैश, इजी पैसा, तो पेपाल भी उसी की एक टाइप है कि आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अक्सर आप देखें ऑनलाइन जब शॉपिंग करने लगते हैं तो हमसे पूछते हैं, ऑनलाइन जब फूड का ऑर्डर करने लगते हैं तो हमसे पूछते हैं कैश ऑन डिलीवरी, जैज़ कैश, इजी पैसा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो हम उनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन पेमेंट। यहां पर रिसीव्ड से नहीं मुराद, यहां से मुराद है कि आपने पे किस तरह करना है। नेक्स्ट देखें, स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद होता है कि खड़े होकर जो ऑर्डर दिया जाए, इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाई चाहे बैठ के दे दो, मतलब ये है आपने बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि हर साल या हर महीने आपने जिस स्पेसिफिक अमाउंट यहां पे कर देनी है। बेसिकली कहीं पर भी कोई भी पेमेंट करने के लिए मुझे चेक यूज करना पड़ता है, लेकिन बेटा चेक भी मुझे एक चेक 25 से 30 रुपए का पड़ रहा होता है। ओके, तो मैं चेक, और फिर सपोज मैंने 10 लोगों को पेमेंट करनी है, 10 चेक इशू करूं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज, उनकी सैलरी, राइट, मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि मेरे पास मिस्टर ABCD ये उनके अकाउंट्स नंबर्स हैं और मैं उनको ये सैलरी पे करता हूं। मैं मतलब मंथ के एंड पर एक सैलरी स्लिप बना के वो बैंक को ट्रांसफर कर दूंगा और बैंक वाले ऑटोमेटिकली हर मंथ जो मैंने डेट उनको बताई हुई होगी, मेरे तमाम एम्प्लॉयज के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर हो जाएगी। ये है स्टैंडिंग ऑर्डर। बात क्लियर? बात क्लियर? आप यूटिलिटी बिल्स के लिए उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई आप हर महीने मेरा बिजली का बिल पे कर दिया करें, वो आप डिले नहीं होने देंगे, जैसे ही बिजली का बिल आएगा वो पे हो जाएगा। जिस किस्म के बिजली का बिल क्या फिक्स आता है? नहीं आता फिक्स, डिफरेंट अमाउंट्स हमारे पास होती रहती है। तो क्या मैं उनको सिर्फ वो रेफरेंस नंबर दे दूंगा? वो एक मरतबा मैंने, मेरे पास जो एप्लीकेशन है, मैंने एक मरतबा वो बिल सेव किया हुआ है। अब जैसे ही वो बिल, हालांकि फिजिकली बिल अभी नहीं आता, इनका नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई आपके इस मंथ का बिल ये वाला जो आपने इस नाम से सेव किया हुआ इतने रुपीस का है, पे कर दो। तो कौन सा बैठे वहीं से पे कर देते हैं। अगर यही इंस्ट्रक्शन मैं बैंक को दे दूं, बैंक वाले खुद ही पे कर देंगे। मैं अपने बच्चों की फी के बारे में उनसे कह सकता हूँ कि यार ये मुझे बार बार स्कूल ना जाना पड़े, आप मेरे बच्चों के ये जो स्कूल का बैंक अकाउंट है उसमें उनकी फी ट्रांसफर कर देना ताकि इनकी स्टडी में कोई हर्ज ना आए। कोई भी पर्पस हो सके, मेरा कोई सप्लायर है जिसको मैंने मंथली बेसिस पे पेमेंट करनी है, मैं उनको कह दूंगा कि हर महीने इसको इतनी अमाउंट ट्रांसफर कर दिया करें। क्लियर? तो अगर पहले से आपने रिटर्न फॉर्म के अंदर बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप हमारे बिहाफ पर ये पेमेंट्स कर दिया करें, तो इसे स्टैंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। अब क्या इसके लिए, इस पेमेंट के लिए क्या मैंने कोई चेक इशू किया तो मैंने तो अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट ही नहीं किया होगा। अब इसका पता मुझे कहां से चलेगा? जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आए कि बैंक स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम में मुझे एक अमाउंट नजर आ रही है जो मेरे बैलेंस को कम कर रही है, मैं उसकी रीजन देखूंगा, पता चलेगा स्टैंडिंग ऑर्डर। फिर याद आएगा हाँ यार मैंने इन्हें कहा था रेंट पे कर देना, उन्होंने वो किया है, अब आके मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लूंगा उसको। क्लियर? नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग ऑर्डर को देखो, कहते हैं इंस्ट्रक्शंस ऑफ बैंक एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर द पेयर gives to their bank to pay a set amount at regular intervals to another party, the pays account, कि भाई आप ये अकाउंट ट्रांसफर करते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट। फिर क्या? डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट ये भी पेमेंट होती रहती है, क्या मुझे डायरेक्ट डेबिट कर दो, मेरे अकाउंट से पैसे नहीं। क्या? अ मेथड ऑफ पेमेंट इन विच अ पर्सन पेयर, जिसने पे करना होता है, अलाउज एंड अदर पार्टी टू कलेक्ट डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम पेयर्स अकाउंट।
on regular basis on specific day. स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट में जो हमारे पास डिफरेंस आता रहता है ना, वो सिर्फ अमाउंट का है। अगर आपके पास अमाउंट्स हैं सेम, जैसे रेंट पे करना, हर महीने सेम रेंट की अमाउंट पे करनी होगी, अगर सेम है तो स्टैंडिंग ऑर्डर, और अगर अमाउंट से डिफरेंट है तो फिर डायरेक्ट डेबिट कहलाता है। डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर में सिर्फ इतना फर्क है, तो एमसीक्यू के हवाले से याद रखिएगा। सेट अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, स्टैंडिंग ऑर्डर। डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम पेयर्स अकाउंट ऑन स्पेसिफिक डेट ऑन रेगुलर बेसिस, तो फिर डायरेक्ट डेबिट। ऑल क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।